फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 10 चल रहा है। और चैप्टर 10 में हम आज पढ़ेंगे कुदाल और हल। इसके पहले हमने जोतदारों का उदय और बहुत सारे जमींदारों के बारे में और भी बहुत सारी हमने जानकारी हासिल करके बंगाल में खेती किस तरीके से और कैसे उन पर कर लिया जाता था, कैसे टैक्स लगाया जाता था, बहुत सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में देखी थी और समझी थी। तो आगे हम चलेंगे कुदाल और हल। चैप्टर 10 है और 12th के लिए ये है। और बाकी अगर आप आईएएस पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीटी, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है एनसीईआरटी। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपका एग्जाम अब जून तक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुदाल और हल। तो आइए हम सब अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटकर, अब तक हमने क्या पढ़ा था, गीली जमीनों के बारे में, खेती कैसे की जाती थी, सूखे अंचलों और अस्थायी कृषि के क्षेत्र से हटकर। ठीक है, अस्थायी कृषि के क्षेत्र से हटकर झूम की खेती, झूम कृषि जो होती थी उस पर हम केंद्रित करते हैं। और हम वैसे उसके बारे में परिवर्तन देखेंगे। कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं से बाहर की ओर विस्तार होने से आज, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। और हम यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बुकानन कौन था, ये जानेंगे। तो दौरा किया था, उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अभेद लगती थी। यानी अभेद मतलब कि उसे भेदा नहीं जा सकता था, उसे किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। और उसके मतलब अभेद किला टाइप का एक तरीके से मान लीजिए आप। ठीक है, जिसे भेदा ना जा सके। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहां कहीं भी गया उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुता पूर्वक पाया। यानी वो जब वो गया तो उसके जो वहां के निवासी थे उन्होंने उसके साथ शत्रुता पूर्वक व्यवहार किया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे, यानी उन्हें डर था, एक आशंकित थे वो कि उनसे बातचीत करने को वो तैयार भी नहीं थे। और कई उदाहरणों में वो अपने घर बार और गांव छोड़कर भी भाग गए थे। तो कुछ डर से भाग गए थे, आशंकित थे उनके प्रति, उन लोगों के मन में कुछ भयभीत तरीके के विचार होते थे। और वो सब सोच के कुछ लोग भाग भी गए और बातचीत भी करने को कोई तैयार नहीं था। तो आशंका थी उन्हें कि हो सकता है ये लोग हमें कोई नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, तो ये पहाड़ी लोग कौन थे, बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे। बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी, यानी उस पे तरस खाने, उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी, जहां जहां उसने भ्रमण किया, घूमा, लोगों से उसने मुलाकात की और उसके रीति रिवाजों को भी उसने देखा, जो रीति रिवाज थे। और यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न क्या करती है, खड़े करती है, प्रश्न चिन्ह लगाती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों और तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बताती। यानी वो जो डायरी उसने लिखी है वह बस कुछ ही पल के बारे में विशेष जानकारी देती है, और बाकी वहां का इतिहास लंबा क्या था, इन सब चीजों के बारे में वह कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था, एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक। ठीक है, फ्रांसिस फ्रांसिस था, ये फ्रांसीसी था। और यह भारत आया बंगाल चिकित्सा सेवा में, और इसने 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक भी रहा। यानी लॉर्ड वेलेजली जो गवर्नर जनरल था उसका ये चिकित्सक भी रहा है। कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, कोलकाता, अपने प्रवास के दौरान, ठीक है, उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी। तो जब वो यहाँ पे रहा तो उसने एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। क्या कहलाया, कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे।
बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। ठीक है, और ज्यादातर उनकी अपनी माता की मृत्यु के पश्चात उनकी जायदाद के वारिस बने और वहां उन्होंने उनके वंश के नाम पर हैमिल्टन को अपना लिया। क्या अपना लिया उन्होंने? हैमिल्टन को अपना लिया। ठीक है, उसके बाद यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम यह जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियां क्यों कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहाड़ियां कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। जो राजमहल की पहाड़ियां थे उसके आसपास वे रहा करते थे और वे जंगल की जो उपज होती थी उससे क्या करते थे? गुजर बसर अपना करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काट कर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए कुछ तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुदाल होती थी जिससे क्या करते थे? वो जमीन को थोड़ा सा खुदाई कर लेते थे और कुछ वर्षों तक उसे साफ की गई जमीन की खेती करते थे। तो क्या करते थे? झूम खेती उसे ही कहते हैं। हमने थोड़ा सा ये झूम खेती शुरू किया है। तो जो झूम खेती होती है वो इसी तरीके से की जाती है। कुछ स्थानों पर पहले क्या होता था? जंगल को साफ किया जाता था, फिर उसके बाद उसमें साफ करके थोड़ा सा उसको कुदाल से खुदाई करके और उसमें उपज के बीज बोए जाते थे और उनसे उपज। थोड़े दिन बाद क्या होता था कि वो दूसरी जगह जाते थे और वहां भी इस तरीके से अस्थायी कृषि नहीं होती थी या अस्थायी होती थी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे और वहां फिर ऐसा करते थे। आगे चलते हम। उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। ठीक है, और बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे या परती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। परती जमीन वो होती थी जिसपे कई सालों से खेती नहीं होती थी, उस पर जो घास फूस उग जाती थी तो उस पशु होते थे उनके लिए वह चारागाह का काम करती थी। पशु वहां पे चरने जाते थे। ठीक है, और एक चित्र है ये राजमहल की पहाड़ियों में। एक कितना अच्छा दिख रहा है, आप ये चित्र देख सकते हैं। तो ये चित्र है जो राजमहल की जो पहाड़ियां होती थी उनमें स्थित एक पहाड़ी गांव का एक चित्र है और 1782 में विलियम होजेज द्वारा ये चित्रित किया गया है। किसके द्वारा चित्रित किया गया है? विलियम होजेज द्वारा। विलियम होजेज एक कौन था? ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर के अगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया था और क्लीवलैंड के नियंत्रण पर होजज 1782 में उसके साथ जंगल महलों के भ्रमण पर गया। ठीक है, भागलपुर बिहार का एक जिला है भागलपुर। वहां होजेज ने कई एक वांटिट तैयार किए थे और उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेज ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्य की खोज की थी और उस समय के चित्रोपम दृश्यों को खोजी कलाकार स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। यानी स्वच्छंद तरीके से वो उस विचारधारा से वो प्रेरित होते, स्वतंत्र विचारधारा से। और इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी, उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। यानी प्राकृतिक जो चीजें होती थी उनकी पूजा की जाती थी। रूमानी कलाकार वह महसूस करते थे प्रकृति से संलाप संबंध करने के लिए आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए और अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे। आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो जो आजकल हो रहा है और वर्तमान में बहुत ज्यादा प्राकृतिक चीजों से नहीं हम कृत्रिम चीजों पर निर्भर हो गए हैं। अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया में प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाया। जो अज्ञात चीजें थी उन्हें खोजा और प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में ही
होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची जो उबड़ खाबड़ जमीन होती थी उसमें उसने क्या किया, सुंदरता के दर्शन किए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदेशों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य होजेज की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। ठीक है। और ऊपर देखे गए जो चित्र हैं उनका पता लगाइए और होजेज की जो राजमहल की पहाड़ियों को किस लिए रमणीय माना गया। एक वांटिट एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी। तो हमने अभी पढ़ा था एक वांटिट, तो इसके बारे में ये है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वाले और रेशम के कीड़े जो पाले जाते थे, उनके रूप में पहाड़ियां लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। इस तरीके से वो काम करते थे। शिकारी का काम शिकार करते थे, झूम खेती करते थे, खाद्यान्न बटोरते थे और काठ कोयला बनाते थे और इमली के पेड़ों के नीचे बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे। किनके पेड़ों के नीचे? इमली के। आम के पेड़ों की छां में वो आराम करते थे। पूरे प्रदेश को अपने निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे, यानी जो बाहरी लोग हैं उनका, बिल्कुल जो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा, जो बाहर के लोग थे वह नहीं चाहते थे कि उनका प्रवेश हो। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े आपस में निपटा लिया करते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। विलियम होजेज द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य, जहां आप जंगल की ढकी हुई निजी पहाड़ियों और ऊंची चोटियों को देख सकते हैं, जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से कहीं ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दुरू पहाड़ियां दिखलाकर होजेज की दुर्गमता पर बल देना चाहते हैं, यानी बहुत दुर्गम स्थान थे जहां पहुंचना मुश्किल था। ऐसी ऐसी जगहों पर विलियम होजेज जो गए और वहां के चित्र उन्होंने लिए, आप देख सकते हैं ये। ठीक है। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा यह आक्रमण ज्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल का जो वर्ष होता था उसमें जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे और मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उसे शांति खरीदनी पड़ती थी। खिराज एक प्रकार का कर होता था जिसे वो लेते थे और इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथ कर दिया करते थे, यानी वहां जाने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। जब ऐसा पथ कर यानी रास्ता कर पहाड़ियां मुखियाओं को मिल जाता था तो व्यापारियों की रक्षा भी करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा, ऐसा कहते थे। उसकी आश्वासन वो देते थे। ठीक है। इसी प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली और यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक अस्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी और जंगलों की को जो उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य और बर्बर, ठीक है, उन्हें असभ्य समझते थे कि उनके अंदर सभ्यता का विकास नहीं है, बर्बर है वो, यानी किसी को भी मार पीट सकते हैं और उपद्रवी और क्रूर भी, यानी उपद्रव भी कर सकते हैं और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए क्या था, कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां स्थायी कृषि स्थापित
करनी होगी। तो उन्होंने क्या महसूस किया कि वहां पे जो जंगल है उनको काट दिया जाए, उनकी सफाई की जाए और वहां पे अस्थायी कृषि, क्योंकि झूम खेती जो होती है वो अस्थायी होती है, ठीक है। और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा, यानी उन्होंने सोचा कि जो जंगली तरीके से व्यवहार करते हैं तो उनको क्या किया जाए, उनको थोड़ा सा पालतू बनाया जाए और उनको सभ्य बनाया जाए। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा, जो शिकार का काम करते थे वह उनसे काम छुड़वाया जाए और खेती का धंधा अपनाने के लिए क्या किया जाए, उन्हें राजी किया जाए, यानी उन्हें मनाया जाए। ज्यो ज्यो अस्थायी कृषि का विस्तार हो गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र जो है संकुचित होता गया, क्योंकि अस्थायी खेती की जाने लगी तो चारागाह जो थे वो क्या हुआ, वो सिकुड़ते चले गए, छोटे होते चले गए, जंगल भी सिकुड़ते चले गए, जिसकी आज बहुत ही स्थिति खराब होती जा रही। लोगों तथा अस्थायी खेतीदारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांव पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ों पर काबू की भरसक कोशिश की, यानी उस पर काबू करने की, उसे करने की कोशिश की, और लेकिन परंतु उनके लिए ऐसा करना क्या हुआ, आसान नहीं रहा। नियंत्रण करने की उन्होंने कोशिश की लेकिन वो आसान उनके लिए नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर, ठीक है, देने की क्रूर नीति अपना ली, ठीक है। इन पहाड़ों को क्या किया उन्होंने, निर्मूल करके, और क्रूर नीति अब उनका शिकार, और वो क्या करने लगे, संहार करने लगे, ठीक है। तदोपरांत 1780, उसके बाद 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी भी लेनी होती थी। उनसे आशा भी की गई थी कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे, लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया, लेकिन इसे स्वीकार किया। उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता भी खो बैठे, यानी जो उनकी वहां पे सत्ता थी, जो स्थान था उनका, वो क्या हुआ, वो खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माना जाने लगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ, अपने से जो सरकार आई उन्हें वेतनभोगी बन जाने से क्या हुआ, जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी होते थे उन्हें वैतनिक मुखिया माने, यानी उन्हें उसके लिए क्या किया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा, ठीक है। और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था, उसके बाद जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। बाहरी लोगों से लड़ाई करने के लिए क्या हुआ, वो पहाड़ के अंदर चले गए। और इसलिए जब 1810-11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो यह स्वाभाविक ही था। अभी हमने पढ़ा कि बुकानन कौन था, तो यह एक शैल्य, ठीक है, क्या था, ये चिकित्सक था, ठीक है, ये चिकित्सक था। और हमने किसके किसके शासनकाल में था ये, लॉर्ड वेलिजली के। तो शांति स्थापना के अभियान के अनुभव, कुर्तापुर दमन की यादों के कारण उनके मन में धारणा बन गई कि वे इन इलाकों में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है, और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनका जीवन शैली, जीवित रहने के साधनों को नष्ट करे। तो उनके अंदर एक भय पैदा था कि जो ये ब्रिटिश लोग हैं, गोरे लोग हैं, वह उनको प्राकृतिक तरीके से जीने नहीं देंगे और उनके जंगल और जमीन उनकी, यह सब क्या करेंगे, वो नष्ट करने के लिए क्या है, उतारू हैं, ठीक है। जबकि वो उन्हें सभ्य और जो है बर्बरता जो करते थे, वह एक तरीके से उनको सभ्य मनुष्य बनाना चाहते थे। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक ऐसे नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन, ठीक है। आगे हम संथाल विद्रोह वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए
इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन को जोतते हुए, चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे आ रहे थे, चूंकि संथाल बंदिशों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा, ठीक है, अपना कब्जा जमा लिया था। इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के कुदाल का प्रयोग करते थे। झूम खेती के लिए किसका प्रयोग करते थे? कुदाल का प्रयोग करते थे। और इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बंदिशों यानी संथाल जो थे शक्ति का प्रतिनिधित्व मानना होगा। हल और कुदाल के बीच यह लड़ाई बहुत लंबी चली, ठीक है। यानी हल अस्थाई खेती के लिए हल चलाया जाता था और कुदाल झूम खेती के लिए जो अस्थाई खेती होती थी। संथाल, अगुआ, बासंती। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। संथाल 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़ जो था, जो कि राजमहल शिखराओं का एक हिस्सा था, भाग था, उसको पार किया और आगे के जो चट्टानी प्रदेश के बीच निकलकर एक गांव में वह पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके पास आसपास की जो जमीन थी खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की या तो काया ही पलट गई है। उसने लिखा, ठीक है, उसने लिखा गुंजरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई, जिससे पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों, ठीक है, कहीं नहीं देखी। और पूछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों ने कृषि की क्षेत्र की जो सीमाएं थी उसको क्या किया था, उन लोगों ने काफी बढ़ा लिया था। और वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे और उन्होंने वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहां क्या हुआ, वो बस गए, ठीक है। चित्र है ये, हम देखेंगे संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम और 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र है। राजमहल की निचली पहाड़ी में स्थित गांव का चित्र है ये। और 1850 के दशक के प्रारंभ में वाल्टर शेरबिल द्वारा चित्रित किया गया था। किसके द्वारा? वाल्टर शेरबिल। यह गांव शांतिपूर्ण, नीरव और रमणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर हुआ प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथाल 1710 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने, ये हम गांव का चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, कितना सुंदर दिख रहा है, निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपनी बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत जो संथाली थे वो आदर्श बसिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं होती थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर क्या करते थे, उसे जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाकों को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। क्या किया गया? इसे संथालों की भूमि जो है घोषित कर दिया गया और काफी बड़े इलाके को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया, उस पर सीमा निर्धारित कर दी गई। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी। क्या करना था? उन्हें उस एरिया के अंदर रहना था और हल चलाकर खेती की करनी थी। अस्थाई रूप से उन्हें क्या करना था? किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली जो भूमि थी, अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। यानी ये जो भूमि होती थी उसका 10वां भाग उनको क्या करना था? उसे साफ करके उसे जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा जो थी वो निर्धारित की गई और इसे मैदानी इलाके के अस्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया से लोगों की पहाड़ियों से क्या किया गया? अलग कर दिया गया।
दामिनी कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर कितनी हो गई, 1851 हो गई। ठीक है, 1838 में कितनी थी, 40 थी, वह कितनी ज्यादा बढ़ गई, 1851 हो गई, और 1473 तक 51 तक ये पहुंच गई। और इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई, 82,000 से भी अधिक हो गई। ठीक है, यहाँ पे 40 थी 1838 में, और फिर जब बढ़ी 1851 में कितनी हो गई, 1473, और यहाँ पे 3000 थी संथालों की, और बढ़ी तो कितनी हो गई, 82,000। जैसे जैसे खेती का विस्तार हो गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। और अब यहाँ दामिनी को में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो सब पहले पहाड़ियां लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, और अंतोगत्ता इसके बाद वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। ठीक है, क्या है, जब संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों पर पहले शुरुआत में बसे तो उन लोगों ने क्या किया, जो लोग थे पहाड़िया लोग, उन लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ कि वो भीतर जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया, और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक जो बंजर इलाके थे, जो भीतरी भाग थे, शुष्क भाग थे, सीमित कर दिया गया वहां तक। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा, और आगे चलकर वे क्या हुए, गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोदने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती थी, और क्योंकि नई जो जमीन होती थी उनको साफ किया जाता था, फिर उसके बाद उसमें खेती की जाती थी, फिर दूसरी जगह ऐसी होता था, तो ये झूम खेती कहलाती थी। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई, क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला पाए। जब इस खेत के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो शिकारी थे। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खाना बदोश जिंदगी जो थी उसको छोड़ दिया, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो जाकर रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, उन्हें खाना बदोश कहा जाता है। ठीक है, तो अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे, यानी व्यापार के लिए वो व्यापारिक खेती करने लगे थे, जिसे जाके बेचा जा सके। व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन भी वो लोग करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ये समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से क्या है, निकलती जा रही। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। तो क्या था, ब्रिटिश का यही था कि पहले तो इन्हें सभ्य बनाया जाए, उसके बाद फिर इनको अपने अंडर में लिया जाए। तो उनपे क्या किया गया कि सरकार ने राज्य पे भारी कर लगा दिया। ठीक है, उस पर सरकार ने साहूकार दिक्कू लोग जो बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर जा रहे थे, और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। यहाँ पे हम एक चित्र देखेंगे, सिद्धू माझी संथाल विद्रोह का क्या था, ये नेता था। ठीक है, हम अब आगे चलेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है ये संथाल विद्रोह। 1850 के दशक तक संथाल लोग महसूस करने लगे कि अपने लिए आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका शासन अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक जो राज्य के संथालों के जो गांव चला रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने विशिक जो राज के थे, या हम देखते चलेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, ये सब ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए संथाली 23 फरवरी 1856 के इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र है ये। इस विद्रोह के ने संथालों के प्रति धारणा को, ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव एवं शांति दिखाई देते थे, अब निशंस एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों का क्या हुए, स्थान बन गए, जो पहले शांतिपूर्ण थे, हम जो अभी शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए चित्र है, संथाल के जो गांव है वो देखिए जल रहे हैं यहाँ पे।
23 फरवरी 1856 का ही है, ये प्रकाशित चित्र है उसी में, लंदन न्यूज में। और क्या नाम है, इलिश स्ट्रेड। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांव को आग लगा दी गई। जलते हुए गांव के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं और उन्हें विद्रोह को कुचलने और अपने से व्यवस्था करने थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं जो शांतिपूर्वक सब जीवन जी रहे थे, अब उनमें इन लोगों ने क्या किया, इस तरीके की चीजें करनी शुरू कर दी। संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है, इलस्ट्रेट लंदन न्यूज 1856 में जो कैदी थे उन्हें इस तरीके से ले जाया जा रहा है। और इस प्रकार के ध्यान देना है कि राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं चित्रों के बीचों बीच अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर ये सब सवार हैं। ठीक है, और घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। ठीक है, ये है, देखिए घोड़े पर अधिकारी बैठा है जो। और यह तस्वीर दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया, विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोह जब जंजीरों में बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं, कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें ब्रिटिश हुकूमत को अजेय दर्शाया गया है, यानी जिसे हारा न जा सके। ठीक है, जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, और विद्रोह के विरुद्ध करने का अब समय आ गया है, विद्रोह करने का समय आ गया। 1855 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूमि जिलों में से ले लिया गया। औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने, उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग क्या हो गया, संतुष्ट हो जाएंगे। संथालों के बारे में बुकानन के विचार क्या थे? नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते थे, लेकिन निजता से रहते थे। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती थी और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती, जिन पर भीतर की ओर लेप यानी प्लास्टर लगा होता था, और झोपड़ियां छोटी मैली कुचैली होती थी। उनकी छत सपाट होती थी और उनमें उभार बहुत कम होता था। तो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ से बुकानन का विवरण पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।